सात ध्वाता अग्नियों से फिर वो नीचे आता है, फिर मल और ओज बनता है, और ओज से हमारे पर अपर बनता है, फिर एक वेस्ट होता है हमारा जो असार किट भाग होता है, और इस तरह से वो रिलीज होता है। सर आई डोंट नो, बहुत जी, नहीं जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया मृदुला जी। ठीक है, तो ये हमने करीब शॉर्ट में जान गए कि हमने कल क्या देखा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आज का जो हम पढ़ेंगे वो है त्रिदंड, पंचक और अष्टचक्र, पंचकोश। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक जो है आज हम खत्म करेंगे। तो आप लोग प्लीज कहीं मत जाइएगा, बीच से मत जाइएगा। आंख कान अपनी इंद्रियों को एक्टिव रखिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाने की हम कोशिश करेंगे, जो मुख्य चीज है वही बताएंगे। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो त्रिदंड, ठीक है, कई बार हमने चर्चा करी है क्लास में त्रिदंड। इसमें डीप नहीं जाएगा, बट मैं आपको समझाऊंगा। और नोट्स में ज्यादा डीप नहीं है लिखा हुआ, बट आपको मैं बता दूंगा कि क्या होता है त्रिदंड। मतलब समझ जाओ कि त्रिदंड क्या होता है कि 3 डंडे हैं इस तरह से। दिख रहा है आप लोगों को? होली के टाइम पे देखा होगा, जैसे आग वाग जलाते हैं ना, तो 3 ऐसे लकड़ियां रहती हैं और फिर बैलेंस हो जाता है एक दूसरे का। अगर एक भी हटा दें तो फिर क्या होगा, दोनों गिर जाएगा। जो 3 त्रिदंड है वो कहते हैं शरीर। एक को मान लो शरीर, ठीक है। एक को मान लीजिए सत्व, जिसको हम मन भी कहते हैं। यहाँ पे सत्व, आयुर्वेद में सत्व कहा है मन को। और तीसरा जो है वो आत्मा। तीनों एक दूसरे के पूरक है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ऐसे आपने देखा होगा इस तरह से, कुछ हम आग वाग जलाते हैं तो 3 लकड़ियां रख के, ताकि वो गिरे नहीं नीचे। तो वैसे ही ये है, इसीलिए इसको त्रिदंड कहा गया है। 3 स्तंभ इस तरह से है बैलेंस के लिए। एक भी अगर नहीं रहा तो फिर दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आत्मा नहीं है तो फिर शरीर और मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर नहीं है तो आत्मा ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो तीनों ही एक दूसरे को धारण करते हैं। तीनों ही शरीर को धारण करता है। सर ठीक आपने है, यहाँ पे जो सत्व है वो उसको मन का हुआ है क्या? मतलब सत्व मन के सत्व सत्व, नॉट। सत्व मन। हाँ जी, आयुर्वेद में यहाँ पे मन को सत्व कहा है। तो ये 3 त्रिदंड इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन के बाद पूछेगा, इतना डीप अंदर नहीं जाके पूछेगा, लेकिन हाँ पूछ देगा त्रिदंड का संबंध किससे है, क्या क्या त्रिदंड है। तो याद रखना, शरीर, मन और आत्मा, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं स्लाइड शो करूंगा कि शरीर किसको कहते हैं। ठीक है, शरीर किसको कहते हैं? देखो, शरीर का जो उत्पत्ति होता है ना, वो पंच महाभूत से हुआ है। शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुआ है। और शरीर को जो धारण करने में जो सहायक होता है वो क्या क्या होता है, ध्यान रखना। शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूत। शरीर को धारण क्या करता है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। एक व्यक्ति कोई माइक, रूपम जी बताइए 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? रूपम जी, यस सर। 5 5 ज्ञानेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय कौन सर। सी हैं? कान, पता? त्वचा, आँख, जिह्वा, नासिका। 5 ही होती है ना? कंफर्म? हाँ यस सर, यस। 5 क्या पहला ज्ञानेंद्रिय, क्या 5 बताया? कर्मेंद्रिय होती है। कान, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया में बता दीजिए आँख, कौन कौन से है। मुंह, पैर, हम्म, हाथ, गुदा द्वार, जनेंद्रिय। ये क्या हुआ? कोई इसको सर ठीक वो कर जो सकता है? कर्मेंद्रिय है। वाक वाक, श्रोत त्वक पाद पायु उपस्थ। आयु उपस्थित। पूजा जी बताइए, 1 मिनट, सबको मौका मिलेगा ना। पूजा जी बताइए, हाथ खड़ा किए हुए हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय है हाथ, पैर, वाणी, मल विसर्जन यानी कि गुदा और प्रजनन इंद्रिय। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना।
तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मन भी तो आता है ना। नहीं इस बताऊंगा मैं आगे, मन के बारे में आगे बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, है ना, वो चीज आगे आएगा। तो शरीर को जो धारण जो करता है मुख्य, ये जो सहायक होता है, जो धारण करने में जो सहायक होता है वो होता है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। और शरीर को जो पोषण करता है वो षड्रस होता है। षड्रस हम आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आगे देखेंगे। षड्रस कौन कौन सा होता है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और ये कसाई। और उस रसों से युक्त आहार, ठीक है, ये शरीर को पोषण प्रदान करता है, पोषण देता है ना, ये षड्रस। और शरीर को संगठित करने का काम कौन करता है? संगठित, ठीक है, वो क्या करता है? सप्त धातु। बताइए पुष्पा जी, सप्त धातु कौन कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। बहुत बढ़िया। और ये सप्त धातु हुआ। त्रिदोष, संध्या जी बताइए त्रिदोष कौन से हैं? सर वात, कफ और पित्त। ठीक है, वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष हुआ। और मल, सॉरी, मल विकास जी बताइए, मल कौन से हैं? 3 होते हैं, पुरुष, स्वेद। ठीक है, इसके अलावा भी होता है पुरुष, स्वेद और मूत्र, ये 3 मुख्य मल है, ठीक है। तो इसको शरीर का जो संगठित करता है, ये आपका हो गया सप्त धातु, त्रिदोष और मल, ठीक है। और सभी ये जो बताया मैंने, धारण, पोषण और संगठन, ये सारे चीज ही पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है। सारे में ही पंच महाभूत होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, इसके बाद जीभ जिसको अब रस कहते हैं, इसके बाद घ्राण, नासिका, ये जो 5 हैं। और उसकी प्रधानता, ठीक है, उसकी प्रधानता याद रखना। प्रधानता कौन कौन है? सूत्र सुनने के लिए आकाश, ठीक है, सूत्र के लिए आकाश। त्वचा, त्वचा के लिए क्या याद रखेंगे? किस पंच महाभूत की प्रधानता होगी? वायु, स्पर्श। स्पर्श, बिल्कुल। चक्षु, तीसरा देखना, तो अग्नि तत्व, अग्नि पंच महाभूत की प्रधानता होगी। और चौथा है रसना, मतलब जीव, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, चखने के लिए यूज करते हैं, तो वो होगा जल, ठीक है, जल तत्व उसकी प्रधानता होगी। रस। और पांचवा है घ्राण, नासिका, मतलब सूंघना, तो उसमें कौन से तत्व? पंच, पृथ्वी, बहुत गंध, पृथ्वी आएगा सर। पृथ्वी आएगा। गंध से गुण हो गया है ना, उसको ध्यान रखना। तो ये कोरिलेट करके आप याद करोगे तो समझ में आएगा। हाँ पुष्पा जी बताइए। पीडीएफ में है सर ये पीडीएफ में, इसलिए मैं आपके पास, ये नहीं है इतना डिटेल, मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ। करवा रहे हैं ना सर, रिवाइज करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वर्बली त्रिदंड में नोट्स में इतना नहीं है, मैं आपको ऐसे वर्बली बता दूंगा, फिर मैं शेयर करूंगा नोट्स, तो फिर उसमें बहुत छोटे हैं सर। रस जल बताया। और फिर सर क्या, सर वो जो आपने बताया ना, मधुर, अमल, लवण, रस जल, रस जो है वो जल, और उसका जी। जो विषय हो गया या किस गुण को धारण करेगा वो रस, रस जीवा, जल, जीवा, ठीक है। रस तो खुद ही विषय हो गया उसका, तो ये याद रखना। मैं एक बार फिर से लिख के बता दूंगा आपको आगे जब शो करूंगा इसको। इसके बाद विसर्जन मार्ग, ठीक है, शरीर में और क्या होता है? विसर्जन मार्ग। ये अभी हम शरीर के बारे में जान रहे हैं, इसके बाद हम मन के बारे में जानेंगे, ठीक है।
तो विसर्जन मार्ग पुरुष में कितने होते हैं और महिला में कितने होते हैं? कोई एक व्यक्ति बताइए। काजल जी बताइए। वो नहीं पता सर मुझे ये। अच्छा ठीक है। किसी को कोई एक व्यक्ति या फिर टाइप करके लिखिए, किन्हीं को पता है विसर्जन मार्ग कितने हाँ लक्ष्मी जी बताइए। 9 इस पुरुषों में 2 होते हैं सर, और क्या बोलते हैं महिलाओं में 3 होता है। गलत। टाइप कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है। टाइप कीजिए, सभी लोग टाइप कीजिए। मनीषा जाजू बताइए। तो मनीषा जाजू, एनी हाँ आइडिया? सर, पुरुषों में भी 2 होते हैं, महिलाओं में भी 2 होते हैं सर। गलत। बहुत बढ़िया रचना जी, देखिए मैसेज आ रहे हैं लोगों के, बहुत बढ़िया। बंद किशोर यादव बहुत बढ़िया। रीचा बंद किशोर, शालिनी 9 तो 9 किस में है? पुरुष में। तो महिला में क्या है, कितना है? सर महिला मैं में भी बताऊं? 9 द्वार गलत। होते हैं ना सर? सारा गलत गलत, बहुत गलत गलत। गेस कीजिए। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। पुरुष में उत्सर्जन मार्ग जो है वो 9 है और स्त्री में 12 है। ठीक है, 3 बढ़ जाते हैं। अब कैसे वो बता रहा हूं, समझो बात। 2 आंख पुरुष के लिए बता रहा हूं मैं। 2 आंख, ठीक है। 2 कान, कितने हो गए? 4 हो गए। 2 नासिका, 6 हो गए। 1 मुख, 7 हो गए। विसर्जन मार्ग की बात कर रहा था मैं, ठीक। 1 गुदा, 8 हो गए। और 1 मूत्र मार्ग, कितना हो गया? 9 हो गया। 9 द्वार। इसके बाद स्त्री के लिए बात करते हैं। तो ये कॉमन 9 तो स्त्री में भी है, एक्स्ट्रा बताते हैं। 1 योनि मार्ग और 2 स्तन्य। भाई दूध तो जो निकलता है वो भी तो बाहर विसर्जन होता है, बाहर निकल रहा है ना, ठीक है। तो वो 1 हो गया। 2 स्तन्य, तो कितना हो गया? 9 और 3 एक्स्ट्रा होता है स्त्री में, वो 12। क्लियर? ठीक है, तो ये हम शरीर के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं मन के बारे में, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आया, 2 स्तन और 11 ही हुए, तीसरा क्या बताया आपने? 12 कैसे हुए? योनि मार्ग प्रेगनेंसी होती है ना तो। ओके। ठीक है। मूत्र मार्ग और वो आप अलग होता है, आप एनाटॉमी में पढ़े होंगे, ठीक है। चलो अब हम मन के बारे में जानते हैं। शरीर में जो भी इंद्रियां कार्य करती है ना, वो मन के सहायता से ही कार्य करती है। बिना मन के बिना जो है इंद्रियां कार्य ही नहीं करेगी। तो मन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और मन को हम यहाँ कोई विकास जी कह रहे थे सर मन भी होता है। मन उभयेंद्रिय भी कहते हैं, एज ए कर्मेंद्रिया और एज ए ज्ञानेंद्रिया भी वर्क होता है मन को, इसलिए इसको उभय इंद्रिया भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ज्ञानेंद्रिया और आत्मा को जोड़ने का काम क्या करता है? मन करता है। ध्यान से सुनना, पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, शरीर में कुछ पूछ रहे हैं। शरीर में इंद्रियों का जो कार्य करता है वो मन के सहयोग से होता है, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, उभयेंद्रिया, मन जो है एज ए कर्मेंद्रिया और एज ए ज्ञानेंद्रिया वर्क करता है, इसलिए उभयेंद्रिया भी कहते हैं मन को। थर्ड पॉइंट, ज्ञानेंद्रिया और आत्मा को जोड़ने का काम क्या करता है? मन करता है। इसके बाद इसका जो स्थान है, मन का जो स्थान है कहाँ है? कोई एक व्यक्ति बताइए, कभी मैंने चर्चा करी है। संपूर्ण शरीर में है सर मन। हृदय प्रदेश में। नहीं, अंतःकरण चतुष्ट बोला है सर उसने। हृदय मन मतलब हार्ट में होगा ना, हार्ट में, अनाहत है। हृदय, मुख्यतः हृदय
और मस्तिष्क में भी कहते हैं कई जगह पे, बट आप ध्यान रखना हृदय तो है। तो मन सर का ऐसा स्थान, कहते हैं ना सर, हर सेल को अपना एक मन होता है, तो इसके लिए मैंने बोला सर पूरा शरीर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हृदय। सर ठीक है, सेकंड वाला क्या बोला था आपने, सेकंड वाला? मन का जो स्थान है वो मस्तिष्क भी है। ठीक है, कई जगह मस्तिष्क भी मिलता है, तो हृदय और मस्तिष्क, लेकिन मुख्यतः हृदय ही। ठीक है, और इसका जो परिमाण है, कुछ कह रहे हैं। शरीर और इंद्रिय वाला है ना जो कार वाला, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। शरीर, देखो शरीर में इंद्रियों का जो कार्य करता है वो मन के बिना नहीं हो सकता, मन के सहयोग से ही शरीर में इंद्रियां वर्क करता है, ये बताया था। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा। और आयुर्वेद के अनुसार मन का जो परिमाण है, थोड़ा धैर्य रखिए, आयुर्वेद के अनुसार मन का जो परिमाण है कितना, अणु के हिसाब से होता है। ठीक है, परिमाण कितना है, अणु, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक है, तो अणु कहते हैं, और इसकी संख्या 1 है। किसी के पास 2 मन है क्या? किसी के पास है 2 मन कि एक ही है? सर एक मन। एक ही बहुत दुखी करता है, एक ही बहुत दुखी करता है, 2 लेके क्या करेंगे? तो मन को मित्र बना लो, रे मन तू मेरा मित्र बन। ठीक है, दुखी क्यों करेगा? गीता पढ़ते हैं ना आप, गीता में लिखा है ना, कृष्ण हाँ ने क्या जी कहा हाँ है? जी, मजाक कर रही सर। हारे रे, हारे मन के हाँ रखते जी। बिल्कुल। चलिए, तो आगे, और मन का जो प्रमुख कार्य क्या होता है कि ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो प्राप्त विषय है ना, जो ज्ञान है, उसको अहंकार और बुद्धि तक पहुंचाना। ठीक है, कोई ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त विषय को, ठीक है, उसको हम अहंकार और बुद्धि तक पहुंचाते हैं, ये मन का कार्य है। अब हम आते हैं आत्मा तक। थर्ड क्या है त्रिदंड का? आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी देखा है शरीर में अगर आत्मा न रहे तो इंसान जिंदा हो? आत्मा है तभी इंसान जिंदा रहता है, आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है, या तो उसको दफन कर दो या तो पी जाओ। ठीक है, हाड़ मांस का पुतला हो जाता है। तो आत्मा एज ए क्या है, चेतन के वर्क, एज ए चेतन के जैसे काम करता है। ठीक सर है, मन का कार्य बताएंगे एक बार? मन का कार्य ये होता है जो इंद्रिय जो है ना, विषय से, जो भी विषय से ज्ञान या फिर कुछ अर्जित करते हैं उसको अहंकार और बुद्धि तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये काम करता है। जी सर। ठीक है, तो आत्मा क्या है? चेतन है। शंकर, ओके, आत्मा क्या है? चेतन है। इसलिए चेतन क्या है, जब तक ये शरीर में रहेगा इंसान जीवित है, आत्मा निकल गया तो वो मृत के जैसा हो जाता है शरीर। ठीक है, हाड़ मांस का पुतला हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं। तो ये आत्मा है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है, एक दो क्या क्या उद्देश्य है आयुर्वेद का? कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है, कोई व्यक्ति बताइए। मैंने बताया है आयुर्वेद के उद्देश्य। पहला स्वस्थ रहना। हाँ, दूसरा? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षणाय, कुछ है ना सर? हाँ, ठीक है। तो आयुर्वेद का जो उद्देश्य जो है ना, स्वस्थ रखना, पुरुष को स्वस्थ रखना है। पुरुष का मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों से है। ठीक है, तो इंसान को स्वस्थ रखना है। ब्रेक। और पंच महाभूत, मन बुद्धि आत्मा का संयोग ही इसका जीवन, मतलब जीवन का मतलब क्या हुआ? पंच महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सब का जो संयोग होता है वही जीवन कहलाता है। ठीक है, इसमें से एक भी नहीं रहा तो जीवन नहीं है। कुछ पूछ रहे हैं और कुछ पूछना हो तो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। तो आत्मा क्या है? एक चेतन तत्व है, और इसका जो गुण है, सुख दुख इच्छा द्वेष, श्वास प्रश्वास, निमेष अनिमेष। निमेष अनिमेष मतलब होता है
पलक पलके झपकना। झपकाना। कुछ आंखों को पलकाना झपकाना बंद पलके कर झपकाना, हाँ ठीक है। कुछ भी बुद्धि शब्द आदि विषयों का जो ग्रहण करना, ये इसके आत्मा का गुण है, इसको समझना। तो त्रिदंड समझ गए आप, शरीर, मन और आत्मा। तो त्रिदंड हमने समझ लिया, तीन दंड, तीन मैंने इस तरह से बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इस तरह से रहते हैं, आत्मा निकल गया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तीनों ही आधार हैं एक दूसरे के, इसको ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पंच पंचक में। आपको सर गुण क्या पूछिए, बताया आपने आत्मा के? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक। कोई व्यक्ति बताइए आत्मा के गुण क्या बताया मैंने? सुख दुख इच्छा द्वेष निवेश। और क्या बताया मैंने? श्वास प्रश्वास, कोई भी बुद्धि शब्द आदि, ठीक है, विषयों को ग्रहण करना, इनके गुण है, आत्मा के गुण है, ठीक है। स्क्रीन शो रहा है आप लोगों को? देखो ये त्रिदंड, देखो हाँ सिर्फ सर, हो इतना रहा है। हाँ देखो त्रिदंड में ना मैंने इतना सारा बताया, लेकिन सिर्फ इतना ही इसमें था। बट वैसे इतना इंपोर्टेंट डीप में नहीं पूछेगा, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दी, ठीक है। ये नोट्स बने हुए हैं, बहुत टू द पॉइंट बने हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखना। शरीर मन आत्मा, ठीक है। त्रिदंड समझ में आ गया। पंच पंचक पढ़ते हैं अपन आगे। स्क्रीन शो हो रहा है, कोई बता दीजिए। हाँ सर, हो रहा जी है। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ अब हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। योगी आत्मा के गुण सही नहीं होते? क्या क्या पूछ रहे हैं? योगियों की आत्मा के गुण भी सही नहीं होते क्या, जैसे अभी बताया उनके गुण सारे, और हमारे दैनंदिन जीवन के जो लोग हैं उनके गुण? होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। देखो उन्नत होता है, योगी लोगों के जो होते हैं ना, ओज बहुत तेज रहता है। मैं आगे देखेंगे, मैंने बताया था ना कि योगी जो होते हैं ना, उनकी जो कह सकते हो कि शक्तियां, ओज तेज बहुत रहता है। एक जगह मैंने एक और चीज बताया था पिछले बार, ये टॉपिक को मैंने बहुत लाइटली बता दिया था, एक बार समझ लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जरावस्था वृद्धावस्था। कोई एक व्यक्ति बताओ कि योगी को जल्दी जल्दी वृद्ध क्यों नहीं होता है? एनीबॉडी? कोई व्यक्ति एक माइक बिंदु को अनम्यूट धारण करके करता है, बताइए। बिंदु को धारण करता है इसके लिए। उसका जो वीर्य होता है वो शुक्र, जो आपने बताया था, वो उसको सही ब्रह्मचर्य के माध्यम से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए वो कुंठा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कई सारे इसके लिए हम मुद्रा, आसन, प्राणायाम, ये सारे चीज करते हैं, है ना, ताकि जो बिंदु है उसका क्षरण ना हो, विपरीत करनी, खासकर विपरीत करनी। और उन लोग का एक और चीज बताता हूँ, उन लोग का डाइजेशन जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। जल्दी उनको खाना भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप ज्यादा, जिसकी तीक्ष्ण रहेगी जठराग्नि, पाचन शक्ति तेज रहेगी, अगर हम खाना अच्छे से, आहार अच्छे से नहीं लेंगे, तो वो अपने ही शरीर को, मतलब क्या है, तो शोषण करने लग जाएगा, ठीक है। तो और दुर्बल हो जाएगा शरीर, इस पर का ध्यान है। इसलिए उनका खान हाँ पान भी सर, वो प्रॉपर होना चाहिए। सर ये पढ़ा था हमने जो कि अगर आप विपरीत करनी मुद्रा करते हो तो आपको जो डाइट होती है वो अच्छी लेनी चाहिए, नहीं तो वो अच्छी लेनी चाहिए। आपका ही शोषण करने लग जाएगा, शरीर का शोषण करने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सर ठीक है। वैसे भी जो व्यक्ति 1 घंटा ध्यान करता है उसकी जठराग्नि वैसे ही प्रदीप हो जाती है ध्यान के माध्यम हाँ से भी। हाँ। और जो जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता उनको कहा जाता है कि विपरीत करनी करो, ठीक है। रिवर्स पोज जितने होते हैं ना, वो डाइजेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पंच पंचक। पंच पंचक डायरेक्ट इसमें डीप में नहीं है,
मैं आपको समझा देता हूँ, ये काफी है वैसे तो। इसमें मेन पॉइंट आप क्या याद रखना कि टोटल पंचक किससे संबंधित है। नोट करना, पंचक किससे संबंधित है, पहला पॉइंट। तो इंद्रियों से, या समझो ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है। और तत्व कितने हैं, 2 क्वेश्चन इसमें बनता है ज्यादातर। 25 तत्व टोटल कितने हैं, 25 तत्व। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है ना, सबके 5 विषय है, ठीक है। तो एक एक करके हम इस टेबल को समझते हैं कैसे। जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान व कर्म आधारित है उन्हें पंचक कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ 5 की संख्या वाले 5 समूह अर्थात 25 तत्व, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब क्या क्या है 25 तत्व, तो ध्यान यहाँ पे देखना। आप लोग स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्क्रीन में? नो सर। ठीक है। तो पहला है, वो है कान, जिसको सूत्र कहते हैं, सुनना, ठीक है। और इसकी क्या प्रधानता है, आकाश, ठीक है। स्थान का है, दोनों कान। विषय क्या हो गया, ये सब चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी, शब्द। और इंद्रिय बुद्धि क्या हो गया, श्रोत्र बुद्धि, ठीक है। इसको ध्यान रखना। सेकेंड वन, स्पर्शन, मतलब त्वचा इंद्रिया हो गई। इसकी जो प्रधानता क्या हो गई, वायु। प्रधानता की बात कर रहा हूं, इसमें पांचों ही तत्व होते हैं, बट प्रधानता किसकी होगी, वायु की। स्थान का है त्वचा। और विषय क्या हो गया इसका, स्पर्श, ठीक। और इंद्रिय बुद्धि, इसको हम स्पर्श बुद्धि कहते हैं। एक और चीज एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, मे बी, तो उतना डीप नहीं जाएगा। इंद्रिय स्थान का अगर दूसरा नाम पूछ दे, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंद्रिय गोलक। आप देखना, इसको क्या कहेंगे, इंद्रिय गोलक, इसको स्थान को, ठीक है। याद रखना, मैं लिख देता हूं एक बार, इंद्रिय गोलक। अधिष्ठान भी कहते हैं, इंद्रिय स्थान कहते हैं इसको, और इंद्रिय गोलक भी अगर कह दे, पूछ दे इंद्रिय गोलक का चर्चा, तो आप समझना। थर्ड है चक्षु, आंख। इंद्रिय दर्भ क्या हो गया इसका, ज्योति या तेजस। प्रधानता किसका होगा, आपको मैंने पढ़ाया था ना, जैसे आप्य दर्भ, वायवीय दर्भ, आकाशीय दर्भ, ये वही है। तो कल पढ़ाया था आपने, कल पढ़ाया था ना, वही कर रहा हूँ। तो इसीलिए देखो, हर एक क्लास एक दूसरे से कोरिलेट रहता है। अगर आप पीछे का क्लास अच्छे से लिए होंगे तो आगे इजिली समझ में आएगा। दोनों आंख, और इसका विषय क्या हो गया, रूप, चक्षु बुद्धि, इसके इंद्रिय बुद्धि हो गए, ठीक है। नाउ फोर्थ, जिह्वा, रसना, आप्य जल, इसकी प्रधानता, जीव, इसके इंद्रिय स्थान या इंद्रिय गोलक भी कहेंगे इसको। रस हो गया विषय, रसन बुद्धि, इसके हो गए इंद्रिय बुद्धियां। लास्ट है पांचवा, नासिका, घ्राव, सुनना। इसका जो नासिका मतलब सूंघना, इसका जो इंद्रिय द्रव क्या हो गया, पार्थिवीय द्रव, पृथ्वी, दोनों नथुने, दोनों नाक, गंध इसके विषय, और घ्राण बुद्धि इसकी इंद्रिय मुख्य। तो ये पंचक कहा है। मुख्य 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं, किससे संबंधित है और कितने टोटल तत्व हैं। जोड़ लीजिए, आपको 5, 10, 15, 20, 25, टोटल 25 तत्व इसमें, ठीक है। अब हम आगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
अब आता है पंचकोश। सर वो पीछे वाला स्लाइड थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। सर ये इंद्रिय के बाद क्या लिखा हुआ है जिसमें आकाश वायु लिखा हुआ है, वो द्रव्य है या तत्व है? द्रव्य, ओके, थैंक यू। द्रव्य, द्रव्य। ठीक है, मैं एक दूसरे स्लाइड शो करता हूँ, आप लोग एक मिनट रुक जाओ। कोई बताइए पंचकोश क्या है? एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, जी, प्राणमय कोश, प्राण अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। प्राण में। ठीक है, ये देखो सीरीज में याद रखना आप लोग, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं याद रखना है, आगे पीछे, बहुत जरूरी है। तो ये देखो पंचकोश है। पंचकोश बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो आयुर्वेद में इसका डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, बट योग ग्रंथों में इसका चर्चा बहुत मिलता है। आप लोग कई योग ग्रंथ में पढ़े होंगे, ठीक है, पंचकोश के बारे में। कोई एक व्यक्ति बताइए पंचकोश का कौन से, कहाँ पे चर्चा मिलता है? प्रश्नोपनिषद में सर, योग किस- वशिष्ठ में भी है, योग और वशिष्ठ में भी वेदांत है। में भी मिलता है सर, मानव चेतना में मिलता है सर। अद्वैत में भी सर, हम्म, आदि शंकराचार्य का। ठीक है, और कौन से उपनिषद में मिलता है बताओ? उपनिषद में भी चर्चा है। प्रश्नोपनिषद सर, सर उपनिषद में भी है सर। तैत्तिरीय उपनिषद और कहीं कहीं छांदोग्य में भी शायद देखने को मिलता है, कंफर्म नहीं याद है मुझे, बट तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का वर्णन है बहुत अच्छे से। देखना आप नोट्स। ठीक है, और योग वशिष्ठ इसमें तो मिलता ही मिलता है, और भी कई सारे जगह आपने कहा है तो मिलता होगा। सॉरी। तो पंचकोश और सिद्ध एक मिनट। सिद्धांत पद्धति में हाँ, सिद्ध सिद्धांत एसएसपी में भी। सिद्ध सिद्धांत हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी इसका वर्णन है पंचकोश का। ठीक है, सॉरी। तो पंचकोश का सबसे पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और पांचवा आनंदमय कोश। डायरेक्ट आनंदमय कोश पे कोई नहीं जा सकता है। अगर आपको आनंदमय कोश पे जाना है तो सबसे पहले आपको अन्नमय कोश को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। कहते हैं ना कि ये 5 दरवाजा है। तो सबसे पहला दरवाजा खुलेगा तो अन्नमय कोश, फिर दूसरा दरवाजा खुला तो प्राणमय कोश, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय, और इसके बाद जो है आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है सबसे अंत में, आनंदमय कोश के बाद। ठीक है, कहते हैं उसके बाद ही आपका ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो हम एक एक करके जानेंगे, पहले अन्नमय कोश के बारे में। तो ये जो अन्नमय कोश है ना, अन्नमय कोश ये स्थूल अवस्था में रहते हैं पूरे शरीर से, ये स्थूल अवस्था में होता है और धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है। प्राणमय कोश सूक्ष्म, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म मनोमय कोश, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म विज्ञानमय, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाता है आनंदमय कोश। तो इस तरह से प्रोसेस एक लेयर बाय लेयर होता है। इसके बाद अन्नमय कोश, इसमें ना एक सृष्टि क्रम भी हम जानेंगे कैसे होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये देखो यहाँ पे भी है पंचकोश, ये इस तरह से एक लेयर बना हुआ है। ये तो अष्टचक्र है।
आपने ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, हठयोगिक ग्रंथ तो आप लोग का हो गया होगा अभी। यस सर। है ना? और ये वापस कैसे जाएंगे? हाँ, ये देखो पंचकोश। हाँ देखो, आयुर्वेद में सीधा संबंध तो नहीं है पंचकोश, परंतु योग के कई सारे ग्रंथों में इसको मिलता है और संबंध योग ग्रंथों में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार, कहे ना, आनंदमय कोश के बाद फिर आत्म साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन आवरणों से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद। इस आवरण से गुजरना पड़ेगा, तब हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो अन्नमय कोश जो है वो अन्न प्रधान है, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं ना आहार विहार से, और ये आसन से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। ये ध्यान रखना, आसन, आसन। ठीक है, आसन के आहार अभ्यास से, उचित आहार विहार से, ठीक है, अन्नमय कोश को हम प्राप्त कर सकते हैं, इस लेयर को क्रॉस कर सकते हैं, और ये अन्न प्रधान शरीर होता है। दूसरा होता है प्राणमय कोश। ये है, हाँ सर ये बताइए। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी से रिलेटेड ना, जो भी फिजिकल आप कर बॉडी, फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी। ठीक है, प्राणमय कोश प्राण प्रधान होता है। ठीक है, जैसे हम पंच प्राण पढ़े थे और उप प्राण पढ़े थे। ठीक है, इसमें भी है, वो आप लोग पढ़ना। और प्राणायाम के अभ्यास से ही हम प्राणमय कोश को पार कर सकते हैं ना। इसके बाद मनोमय कोश, ये मन प्रधान शरीर होता है, मन से रिलेटेड। ठीक है, ये सूक्ष्म हम जा रहे हैं। इसको क्रॉस करने के लिए हम साधना, उपासना, मौन, इसके बाद मुद्रा का ध्यान करते हैं मनोमय कोश के लिए। विज्ञानमय कोश चौथा है, ये बुद्धि प्रधान शरीर होता है, बुद्धि से रिलेटेड। किसके अभ्यास से? ध्यान के अभ्यास से, मेडिटेशन के अभ्यास से हम विज्ञानमय कोश को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद होता है आनंद प्रधान शरीर, आनंदमय कोश। ये तो अंतिम है, आनंद की अनुभूति होती है इस कोश में आपको। ठीक है, तो स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म होता है, फिर प्राणमय कोश से मनोमय कोश सूक्ष्म है, फिर मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञान से आनंदमय। इस तरह से मैंने आपको बताया ना कि लेयर बाय लेयर एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। और छांदोग्य उपनिषद में भी पंचकोश का विस्तार से बताया गया है, कहते हैं, और तैत्तिरीय उपनिषद में भी। ठीक है, योग वशिष्ठ में भी है। इसको गुहा भी कहते हैं, और गुहा में आत्मा का निवास होता है। गुहा में किसका निवास होता है? आत्मा का। तो कह सकते हैं कि आत्मा का निवास कहाँ है? अन्नमय कोश। ठीक है, से लेकर आनंदमय कोश के सूक्ष्म, इसको अच्छे से समझ लो, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोशों का समूह गुहा शब्द से कहा गया है, गुहा। और गुहा में आत्मा का निवास होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पंचकोश में आत्मा का निवास होता है। सृष्टि क्रम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है। सृष्टि क्रम स्टार मार्क। सबसे पहले ब्रह्मा, और ब्रह्मा से आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल, पृथ्वी, और पृथ्वी से क्या हुआ? औषधि का निर्माण हुआ, औषधि का, और औषधि से अन्न, और अन्न से वीर्य, और वीर्य से पुरुष, मतलब पूरे इंसान शरीर का निर्माण होता है। ये सीरीज याद रखना आप लोग। ठीक है,
ब्रह्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच ब्रह्मा, फिर पंच महाभूत, फिर औषधि, अन्न, वीर्य और पुरुष। इस प्रकार जो है स्थूल शरीर का निर्माण होता है, अन्नमय कोश का निर्माण होता है, और इसी को हम अन्नमय कोश कहते हैं जो शरीर का निर्माण होता है। क्लियर है? आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, डीप में थोड़ा जाते हैं, कोश के बारे में जानते हैं। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश जो है पृथ्वी से रिलेटेड है, इसको याद रखना। स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। क्यों अन्नमय कोश कहते हैं? क्योंकि अन्न से हुई है शरीर की रचना। और ये उचित आहार विहार, सटकर्म, मुद्रा, आसन के अभ्यास से इसे सुदृढ़, सुडौल और सुंदर बनाने में हेल्प होता है। सेकंड आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का सीधा संबंध जो है प्राण से है, पंच प्राण हो या पंच उप प्राण हो, इसका संबंध है। देह में शक्ति का और ऊर्जा का जो स्रोत है ये प्राणमय कोश है। ठीक है, देह में शक्ति और ऊर्जा का जो स्रोत जो है प्राणमय कोश है। और इसके जो 5 घटक और 5 उपघटक हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है पहले, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, प्राणापान समान उदान ज्ञान कैसे क्या है, इसको आप पढ़ लेना। दिक्कत आए तो पूछ लेना। ये वही है डिटेल में, 5 मुख्य प्राण और ये उपप्राण। अब आते हैं मनोमय कोश पे। ठीक है, थर्ड वन, ये मनोमय कोश मन से है, इसको ये याद रखना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये 5 कर्मेंद्रियां और अहंकार आता है किसमें? मनोमय में। और वही विज्ञान में जाएंगे तो वहां पे ज्ञानेंद्रियां आ जाएगी। ठीक है, याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया मनोमय कोश में कि 5 कर्मेंद्रियां और अहंकार आता है, और प्राण व मन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कहते एक जगह आपने पढ़ा होगा, बताइएगा, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेद, सुना है ना? ये 2.2 हठ योग में है, हाट प्रतिपिका में। हठ प्रतिपिका। स्थानुत्वम आपत्ति तत्व वायु निरोधी। बहुत बढ़िया। कि मन के चंचल होने से, प्राण के चंचल होने से, सॉरी ये वायु के चंचल होने से हमारा मन चंचल हो जाता है, प्राण चंचल, ये एक दूसरे से रिलेशन है, कोरिलेट है। चले वातम, एक बार फिर से पढ़ के बताइए आप लोग। चले वाते चलम चितम। योगी स्थानुत्वम आपनोति तत्व वायु निरोधी। बहुत बढ़िया। तो ये स्क्रीन कहाँ चला गया? तो मन और प्राण एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको मन को नियंत्रित करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्राण को नियंत्रित करना। स्क्रीन नहीं दिख रही? प्राणायाम। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर, नहीं दिख रही है। नहीं सर, ब्लैक होती। अब दिख रहा है? नहीं सर, प्रेजेंट है, बाकी टोटल ब्लैक दिख रहा है। अच्छा रुक जाओ। क्या ये सब हालत, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो मैं फिर से शो कर देता हूँ स्क्रीन। वेट, अब हो रहा है स्क्रीन शो? यस हाँ सर। सर, यस सर। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है कि
प्राण और मन एक दूसरे के पूरक है। अगर आपको मन को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले आपको प्राण को साधना पड़ेगा, प्राण को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये किससे होगा? प्राणायाम से। ठीक है, तो मन को चंचल होने से मन में कई सारे विकार पैदा होते हैं। ठीक है, इसको योग वशिष्ठ में आदि भी कहा है, आपने पढ़ा होगा योग वशिष्ठ, तो आदि की चर्चा करी है ना, आदि व्याधि पढ़ा है ना आपने, आदि और व्याधि। जी, शारीरिक मानसिक मेन उपनिषद और योग मेंटल और वासिष्ठ। फिजिकल। मानसिक रोग और शारीरिक रोग। हाँ, तो यहाँ पे योग आदि की चर्चा करी गई है। मन के चंचल होने से मनोमय विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको हम आदि कहते हैं। ठीक है, तो मनमय कोश के लिए मौन धारण करना। अगर आपको मनमय कोश को ठीक करना है तो क्या करेंगे? मौन धारण करना, धारणा ध्यान का अभ्यास करना, सात्विक औषधियों का प्रयोग करना, ये विधान बताया गया है। सर इसी में यम और नियम का पालन होगा ना? यम नियम का पालन करना, हाँ वो तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनोमय कोश। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। ठीक है, विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश पंच ज्ञानेंद्रिय, अभी मैंने कहा ना कि इसमें ज्ञानेंद्रिया को ध्यान रखना। क्या क्या आता है इसमें? ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि और चित्त विज्ञानमय कोश में आएगा। और विज्ञानमय कोश के संयम के द्वारा ही आस्वाद व इंद्रियों की आसक्ति आदि से बचा जा सकता है। सीधे समझो कि इसमें जो है ये पॉइंट याद रखना, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि और चित्त आता है। इसमें प्रॉपर कहना कि ज्ञान जो बुद्धि विवेक इसमें आता है आपको विज्ञानमय कोश में। ठीक है, इसमें बुद्धि के संयम करने से ज्ञानेंद्रियां और उनकी दिव्य शक्तियों का बोध होता है। जब आपकी बुद्धि विवेक जागृत होगी तो आपको दिव्य शक्तियों का बोध होगा, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही अच्छे व बुरे कार्य का निर्णय आप ले सकते हैं, है ना। आपका बुद्धि विवेक अगर जागृत हो जाएगा तो क्या गलत है क्या सही है उसका निर्णय आप ले पाएंगे। वो विज्ञानमय कोश के बाद ही होगा, है ना। ये बुद्धि विवेक जागृत होता है। और इसमें क्या होता है कि वाणीगत जो दोष होते हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आनंदमय कोश। सबसे लास्ट में है आनंदमय कोश। इस कोश में प्रसन्नता, आनंद का स्वरूप जीवात्मा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या जीवात्मा है, जीवात्मा का वास व अधिष्ठान है। ठीक है, तो ये आनंदमय कोश में होता है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के संपूर्ण तत्व का यथार्थ बोध व ज्ञान होता है। इसके बाद ही, जिसके आनंदमय कोश में जाने के बाद ही आपको आत्म साक्षात्कार होता है, ज्ञान की अनुभूति होती है, तो ये आनंदमय कोश है। ठीक है, तो ये जो समाधि में होता है उसी में वही है ना, जो लास्ट में समाधि का आनंदमय कोश से रिलेशन है। उससे देखो, उसको आप वो नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट समाधि, बोल भी सकते नहीं बोल सकते हैं। समाधि थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। इसमें क्या है ना कि समाधि, कई प्रकार की समाधि आप पढ़े होइएगा। किसमें पढ़ा होगा आपने? घेरंड संहिता में पढ़ा होगा। घेरंड संहिता में सर। घेरंड संहिता में पढ़ा होगा समाधि के प्रकार। ठीक है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अनुकोश। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके जब आप प्रकार पर होगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है नहीं। तो ये आनंदमय कोश है। आनंदमय के कोश कब प्राप्त? जब सोम रस का पान करते हैं ना, कैसे आनंद की अनुभूति होती है, उससे कोरिलेट कर सकते हो आप इसको, सोम रस का पान। ठीक है, वैसा ज्ञान, वैसा आनंद की अनुभूति होगा। समाधि से भी ले सकते हैं,
है ना। तो ये हमने कोश पढ़ा। कोश में कोई तो आपको दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। कोश, पंचकोश आपको विस्तृत मिलेगा, आपको हठ यौगिक ग्रंथ में, वहां देखना। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। अष्ट चक्र, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसको हम जल्दी से खत्म करके आगे कल हम रस पढ़ेंगे। तो कई ना 9 चक्र का भी वर्णन है। बताइए कौन से ग्रंथ में 9 चक्र है बताए गए? सिद्धांत पद्य में है। बिल्कुल। वैसे तो जनरल आप सब 7 चक्र तो जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ अष्ट चक्र, आयुर्वेद में ना अष्ट चक्र का चर्चा है। इसमें एक मनस चक्र जो है दिया गया है सहस्रात्र से पहले, इसलिए अष्ट चक्र हो गया। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पर अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिष्वाविरता। अर्थात वेद में इसका अर्थात देवों की शरीर रूपी यह अयोध्या नगरी ऐसी है जिसमें अष्ट चक्र, शक्ति केंद्र और 9 द्वार है। इसमें 9 द्वार बताया गया है और शक्ति का केंद्र बताया गया है। अष्ट चक्र को शक्ति का केंद्र बताया गया है, ठीक है। इस नगरी में एक देदीप्यमान हिरण्मय स्वर्णमय कोश सहस्रात्र चक्र है जो अनंत, अपरिमित, असीमित, सुख, शांति, आनंद एवं दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। अष्ट चक्र, मैं एक मिनट स्लाइड जो है मैं आपको दूसरा शो करता हूं यहाँ पे। ये देखो, ये इसमें ना और भी कोई है, हाँ ये समझिए। ये पहला जो इसमें 7 चक्र दिया हुआ है, और जो 8वां जो चक्र है ना वो सहस्त्रा से पहले यहाँ पे मनस चक्र है, मनस, ठीक है, मनस चक्र। सर बिंदु स्थान पे तो नहीं बोल रहे आप? बिंदु स्थान, देखो बिंदु भी होता है, बट ये आप समझो, पहले हम आगे पढ़ के बताएंगे ना आपको, आगे बता रहे हैं। पहले इसको समझ लो, पहले एक एक करके, पहले 8। और वो कैसा होता है, क्या कहते हैं, ये जो वेन्स है ना, इस तरह से नोट्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे जाल है, इसको नॉट्स भी कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं, शक्ति केंद्र भी कहते हैं। तो ये जो पहला है वो मूलाधार चक्र है। सबसे मूल में गुदा द्वार के सबसे निचले हिस्से में, कॉकिक्स के सबसे नीचे, वहां पे आपको मूलाधार के पास ये पहला चक्र है। दूसरा क्या है? स्वादिष्ठान, ठीक है। तीसरा है मणिपुर, इससे ऊपर, ठीक है। इसके बाद अनाहत चक्र, चेस्ट वाले रीजन में। इसके बाद विशुद्धि चक्र, गले में, थ्रोट में। आज्ञा चक्र, फोरहेड पे। और इसके बाद इससे ऊपर मनस चक्र, और सबसे टॉप पे सहस्रात्र चक्र। 7 चक्र है, और इसको शक्ति का केंद्र कहते हैं। यहाँ पे कई सारे जो है नस नाड़ियां वहां पे इकट्ठा होके फैलती, गुच्छा किसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मल द्वार के पास जो है मूलाधार है, और आपने कुंडलिनी के बारे में जानते होंगे, ये यहीं पे कुंडलिनी रहती है। कहते हैं ना कि सर्प के समान 3.5 बल खाकर ऐसे लिपटा हुआ है मूलाधार के पास, लिंग नुमा में, ठीक है। इसके बाद ही ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। ईरा और पिंगला नाड़ी आपने सुना होगा। जब ये 2 बैलेंस होता है, तब जो प्राण वायु है सुषुम्ना में प्रवाहित होकर ऊपर की तरफ बहता है, ऊपर, ठीक है। इससे पहले वाले स्क्रीन में देखते हैं, यहां देखो, ठीक है। ईरा और पिंगला कौन सा होता है? राइट। पिंगला होता है राइट साइड, और ईरा होता है लेफ्ट साइड। और इस तरह से
प्राण वायु ऊपर की तरफ जाता है और ईरा जो है इस तरह से, और ये नाक तक ही जाता है, ऊपर तक नहीं जाएगा। ये गलत है, ये पिक्चर में ना थोड़ा सा गलत, इसलिए यहाँ क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर नहीं, सिर्फ नाक तक है ना, नोस्टल तक। और फिर ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो होता है। जब ये बैलेंस होता है तो ऊपर की तरफ ये ब्लैक जो है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है, सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, चक्रों का भेदन करता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ऊर्जा प्रभावित होती है, चक्रों का भेदन करता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो ये होता है चक्रा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा स्लाइड शो करते हैं। ये 7 चक्र तो समझ, 8 चक्र तो समझ में आ गया। अब हम आपको प्रीवियस स्लाइड में लेके चलते हैं। बस थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग कहीं जाइए मत, अभी बस एंड ही है। योगाभ्यासी उपासक साधक इस दिव्य कोश को, नहीं ये तो कोश में था ना, हाँ, दिव्य कोश को प्राप्त कर सकता है। ये चक्र भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, परंतु इन चक्रों का संबंध शरीर के अतीन्द्रिय शक्तियों से है। मतलब सीधे हमारे जो अंदर जो ये जो चक्र होते हैं ना, हमारे स्पाइन में समझ लो आप, जब ये जीवित रहता है तो एक्टिव रहता है, मतलब चक्र रहती है उस टाइम पे, एक्टिवेट हो या ना हो। ठीक है, उस टाइम पे रहती है। लेकिन जब ये शरीर नहीं रहता, मृत हो जाता है, आत्मा निकल जाता है, तो सारे चक्र भी चले जाते हैं उस टाइम पे। ये देखो, हाँ, इसमें अच्छे से दिया हुआ है अष्ट चक्र। ये बुक जो है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इसमें। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनश्चक्र, ये इसी के बारे में मैं कह रहा था। सर आपने एक ये पॉइंट बोला था कि ये नॉस्ट्रिल तक जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ क्या बोला था सर? जब नाक तक जाता है। देखो, ये जो हम लेते हैं ना, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो तो क्या करते हो, लेफ्ट से या राइट से, तो वो हम ये प्राण ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो नाक तक ही जाता है, लेकिन ये जब बैलेंस हो जाए तो प्राण ऊर्जा ऊपर तक जाता है, वो सुषुम्ना तक जाएगा जब बैलेंस होगा। लेकिन ये जो ईरा और पिंगला प्राण है ना, वो नोस्टल तक ही रहता है, इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। आप ये आज्ञा चक्र तक समझ लो, आप आज्ञा चक्र तक ही रहता है, ये इस तरह से ऊपर जाएगा। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तब इसको क्रॉस करके शस्त्रास्त्र तक चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो थोड़ा सा डीप में है, पंखुड़ियां। वास्तव में पंखुड़ियां देखो, चक्र में ना आप पंखुड़ी देखा होगा इस तरह से, इसमें, हाँ ये देखो पेटल्स जिसको हम कहते हैं। एक बार याद है मैंने सोडस दल कहा था, सबसे ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर होता है, इस तरह से इसको पेटल्स कहते हैं। इसके कलर भी होते हैं, सबके बीज मंत्र अलग अलग हैं, वो आगे वाले स्लाइड में आपको दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे है नीचे, यहाँ नाड़ी का अर्थ प्रवाह है। जिस तरह विद्युत पॉजिटिव और नेगेटिव प्रवाह के साथ होते हैं, उसी प्रकार शरीर के सभी भागों में प्राण और मन शक्ति का प्रवाह होता है। नाड़ियों के मूल स्थान को मूलाधार कहा है। ये दोनों नाड़ियां चंद्र और सूर्य, जिसको चंद्र को हम क्या कहते हैं, ईरा, और सूर्य को क्या कहते हैं, पिंगला। ठीक है, ये दोनों नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी से मिलकर एक वृत्त, जो अभी सर्कल मैंने बताया, वो वृत्त चक्र का निर्माण करता है, जो रीढ़ के मूल में होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और इसे ही शक्ति या कुंडली का मूल केंद्र कहते हैं, सबसे मूल में। जब ये जागृत होती है तो सबसे पहले कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है, सबसे मूल में। और इसके जो बीज मंत्र हैं, इसको आप देख लेना, लम वम रम यम हम ओम। कभी भी आप लोग अकेले में इसकी
चक्रा मेडिटेशन मत करना, बहुत ही डेंजरस होता है ये, इतना आसान नहीं है। एक बार की बात है, जब मैं करवा रहा था चक्रा मेडिटेशन, तो एक लड़की थी और कहते ना, वो कह कि आफ्टर द सेशन वो इतना डर गई थी, वो कह रहे थे सर समवन इज पुलिंग मी, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है। तो हमारा शरीर उस लेवल पे नहीं होता है कि उस एनर्जी को होल्ड कर पाए, क्योंकि ये जो चक्र जो होते हैं ना, जब एक्टिवेट होते हैं तो बहुत ही एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हमारा शरीर इतना सक्षम नहीं होता है कि उसको होल्ड कर पाए। जो बहुत हठ योगी होते हैं, अभ्यासी होते हैं, वही इस एनर्जी को होल्ड कर पाते हैं, अदरवाइज सामान्य जन के लिए बस की बात नहीं है। और ये जो चक्रों दो तरह से जागृत, एक तो आप अभ्यास से करते हो और दूसरा होता है गुरु शिष्य परंपरा से, मतलब शक्तिपात से। अगर गुरु जो है अपनी एनर्जी शिष्य को दे तो उस समय भी चक्र जागृत हो सकता है। ठीक है, सेकेंड ध्यान रखना, दल, इसके कितने दल हैं? 4, 6, 10, 12, 16, 2 और ये इस तरह से। अष्टांग योग में भी बताया गया, ये यम नियम आसन प्राणायाम इस तरह से कोरिलेट करके दिया है समाधि। ये हो गया हमारा, ये देखो स्थान है, इंग्लिश में भी आप समझ लेना, रूट चक्रा, मेरुदंड, ठीक है। और ये ग्रंथियों से रिलेटेड है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, मूलाधार। फिर स्वादिष्ठान भी ग्लैंड से संबंध जोड़ लेना, इसको आप पढ़ लेना, मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, पैनक्रियाज से है। सिस्टम भी दिया हुआ है, ये आप देख लेना, कौन कौन से रोग हो सकते हैं इसके वजह से। अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये आप एक बार देख लेना। इसमें कोई अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमने, हाँ ये देखो, आप किसी कोई तो कह रहे थे कि मनस चक्र से बिंदु चक्र से है, तो बिल्कुल है, देखो यहाँ पे, ठीक है। कोई पूछ रहे थे ना सर मनस चक्र क्या है, तो ये बिंदु चक्र से समझ। नहीं सर, मैं कह रही थी कि जहाँ पर बिंदु चक्र का स्थान है वही मनस चक्र का स्थान है, वही बोल रही थी। हाँ, ये देखो यहाँ पे है। इसके बाद ये भी कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से है, दोनों साथ साथ। ये हमारा इसके कार्य हैं, ठीक है। मूलाधार का क्या होगा? ये वृत्तियों से संबंधित है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, बहुत डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल अष्ट चक्र। मुख्य बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ये ध्यान में रखना, देखो ये वाला बात, अष्ट, ये लास्ट बता दे रहा हूं आपको, इसका छुट्टी। अष्टांग, अष्ट चक्र और अष्टांग योग के हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है? तो देखो, मूलाधार का यम नियम, अपने साथ सामाजिक उत्थान, श्रेष्ठ आचरण, स्वादिष्ठान, यम नियम, मणिपुर आसन, शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अनाहत प्राणायाम जो चेस्ट के पास है, ठीक है। जीवनी शक्ति के वृद्धि में सहायक होता है, उत्साह और शक्ति वृद्धक शक्ति का विकास करता है। विशुद्धि, प्रत्याहार, मतलब ये अष्टांग योग इसमें एक से जोड़ दिया है 8 अंग से। विशुद्धि, प्रत्याहार, मनस चक्र, ध्यान, आज्ञा चक्र, धारणा, ठीक है। इसके साथ साथ समाधि, जो परमानंद की प्राप्ति, सबसे लास्ट में, ठीक है। ये आप देख लेना। कल हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में, ठीक है, और रस के बारे में। कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा।
ये सब चीज आप ऑलरेडी हठ योगी ग्रंथ में पढ़े होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा इसको समझना कि चलो ये चक्र है। और इसमें एक चीज सिर्फ एक्स्ट्रा था, मनस चक्र, बिंदु चक्र। बाकी 7 चक्र तो आप ऑलरेडी पढ़े हैं, उनके कार्य, स्थान और पंचकोश भी पढ़े हैं। आज के दिन सिर्फ नया के था पंचक त्रिदंड। ठीक है, चलिए आप लोग लेफ्ट क्वेश्चन आंसर में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, इससे क्या ना आपका रिवीजन हो जाता है। इसको पॉजिटिव लेके चलिए। आप लोग जैसे लेक्चर खत्म होता है लेफ्ट करने लग जाते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट दीजिए ना। क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? सर त्रिदंड में मन का थोड़ा सा मेरे को इंटरनेट नहीं आया था, समझ में नहीं आया। त्रिदंड में जो मन, त्रिदंड मनोमय में कोश और मन नहीं मन वो के तो बारे में बताए ना आप, वो नहीं समझ में आया मुझे। ठीक है। त्रिदंड में 3 चीज है, ठीक है, आत्मा, ओके शरीर, सर। मन, हाँ 3 चीज हाँ है। मन। तो शरीर के बारे में हमने जाना, मन के बारे में जाना और आत्मा के बारे में जाना। ठीक है, कौन है यहाँ बताएंगे त्रिदंड के बारे में एक्सप्लेन? कौन? एनीबॉडी? अनीता जी बताइए, त्रिदंड के बारे में बताइए। त्रिदंड में शरीर, मन और आत्मा होता है। जो उत्पत्ति 5 महाभूतों से होती है। शरीर को धारण करने में जो सहायक होते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और शरीर का जो पोषण करता है वो षडरस, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और बहुत इन सभी से शरीर का पोषण होता है। और शरीर को संगठित करने वाले जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और 3 मल और त्रिदोष, इससे शरीर बनता है। ठीक है। और मन की आपको थैंक यू। दिया। लक्ष्मी साहब जी, मन के बारे में बताइए। मन के बारे में मैंने क्या बताया? जी सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाकी लोग उभयेंद्रिय टाइप करके बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियों और आत्मा को जोड़ने का कार्य करता है मन। और मन का स्थान मुख्य रूप से हृदय में बतलाया गया है, लेकिन ये मस्तिष्क में भी रहता है। और इसके बाद मन का परिमाण क्या बोलते हैं, अणु के बराबर बताया गया है, इसकी एक ही संख्या बतलाई गई है। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त विषय को अहंकार तथा बुद्धि के पास पहुंचाता है मन। हो गया सर। ठीक है। पूजा जी, आत्मा के बारे में बताइए। जी सर, आत्मा के बारे में आपने बताया है, आत्मा एक चेतन तत्व है। यह निमेष अनिमेष जैसे पलके झपकाना, इसमें सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, श्वास, प्रश्वास, बुद्धि आदि विषयों को ग्रहण करना बुद्धि का गुण है। ठीक है। योगा विथ रजनी जी, बाकी लोग टाइप कीजिए, है ना? बाकी लोग टाइप करेंगे। आप बताएंगे कोश पंचक के बारे में बताइए, जो याद है वो बताइए। सर पंचक ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। और इसके 25 तत्व हैं। और इंद्रियों पर जो मानव की जो ज्ञानेंद्रियों का कार्य जो है वो पंचक ही, मतलब जो ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं मानव की, जिन इंद्रियों पर मानव के ज्ञान का कार्य आधारित होता है, नहीं पंचक कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय नाम बता दो उनके, ठीक है, उनके विषय बता दो। ये 5 इंद्रियां जो है कान, नाक, आंख और त्वचा। विकास, कोई बात नहीं, कोई बात। विकास राणा जी बताइए। बाकी लोग टाइप कीजिए ना, बहुत कम लोग टाइप कर रहे हैं। जी सर, स्रोत का जो है आपने जो है बताया था कान, और जो है आँख का जो आपने बताया था सर, आंखों का जो याद है ना, कोई बात नहीं है सर। स्रोत, तवक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये आपने जो 5 ज्ञानेंद्रिय बताई थी, इनके फिर आपने कार्य बताए थे।
ठीक है, बाकी लोग टाइप कीजिए आप लोग। संजय कुमार। शब्द इस पर रूप रस और गंध, ये जो आपने इनके विषय बताए थे सर। हाँ, संजय कुमार जी, पंचकोश के बारे में बताइए। पंचकोश अन्नमय विज्ञानमय सीरीज में बताना है। सीरीज में आप लोग टाइप कीजिए सब लोग। आनंदमय विज्ञानमय अन्नमय प्राणमय मनोमय। मैं मैसेज देख रहा हूँ, टाइप कीजिए। सीरीज में कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? ठीक है, बताओ। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। हाँ, बहुत बढ़िया। और अन्नमय कोश के बारे में बताएंगे शालिनी जी। माइक म्यूट कर लीजिए संजय जी, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए क्लास में, है ना। सर क्या बताना है? अन्नमय कोश के बारे में बताओ, आपको जो याद है, जो समझ में आया। अन्नमय कोश क्या है? सर अन्नमय कोश आहार विहार से संबंधित है और ये स्थूल शरीर से बनता है, मतलब स्थूल शरीर इससे बनता है, अन्नमय कोश से। ठीक है, इसका पोष मतलब अन्नमय कोश के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब क्या ऐसा चीज है? हमें डाइट अच्छी लेनी, हमें डाइट और हमारा जो आहार विहार अच्छा होना चाहिए। और आसन। हाँ जी सर, ओ सॉरी, आसन भी बोल गए। प्राणमय कोश आरजे यौगिक फिटनेस बताइए, उसके बारे में बताइए, जो आपको पता है प्राणमय कोश के बारे में बताइए। से हमारे देह में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत प्राणमय कोश ही है। और पंच प्राण जैसे होते हैं ना, प्राणमय कोश से संबंधित पंच प्राण प्रमुख घटक हैं इसके। कैसे इसको प्राणमय कोश को अगर हमें प्राप्त करना है, प्राणमय कोश को ठीक करना है, ठीक अच्छे तरीके से स्वस्थ रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम। सर प्राणायाम करना पड़ेगा। मुख्य बात को याद रखना है, ठीक है। पुष्पा जी बताएंगे मनोमय कोश का, जो आपको पता है। सर ये हमारे मन से रिलेटेड है। और सर इसमें मेडिटेशन करते हैं सर। और एक और टर्म मैंने कई बार, मौन, मुद्रा, ये चीजें बताई मैंने ना, उसको ध्यान रखना है। और ये सूक्ष्म है, शरीर का जो सूक्ष्म है, ये चीज आप लोग याद रखिए। जो अन्नमय कोश है वो स्थूल शरीर है, और बाकी जो है ना वो सूक्ष्म है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये क्या है? सूक्ष्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आनंदमय कोश विज्ञान। हाँ बोलिए सर। कहीं कहीं पे अन्न और प्राण दोनों को स्थूल बोला है और बाकी तीनों को सूक्ष्म। देखो वो सूक्ष्म मतलब, देखो सूक्ष्म ही समझना है, प्राण तो आपने ही देखा है, ठीक है, तो सूक्ष्म मान के चलो वो आप। वायु से होता है ना सर, इसके लिए शायद बोला होगा, मैं नहीं बोल रही, कहीं पढ़ा था इसलिए। सूक्ष्म समझिए, ठीक है, सूक्ष्म ही है। और इसके बाद विज्ञानमय कोश प्रतिका जायसवाल जी, ठीक है, विज्ञानमय कोश के बारे में बताएं। सर विज्ञान में कोश जो है वो पंच ज्ञानेंद्रिय और इसमें बुद्धि और चित्त आते हैं। और अगर विज्ञान में कोश पर संयम किया जाए तो व्यक्ति जो है वो स्वाद व इंद्रियों की आसक्ति आदि से मतलब बच सकते हैं। और मनोमय कोश में कौन सा था? एक पॉइंट।
मनोमय कोश में मन के चंचल होने से मन अहंकार। कर्मेंद्रियां और अहंकार था ना। जी जी कर्मेंद्रिय याद है ना, 5 कर्मेंद्रिय, तो ये याद रखना। और इसलिए याद आ गया क्योंकि विज्ञानमय कोश में ज्ञानेंद्रियों की चर्चा की है, पंच ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, प्रीति जी बताएंगे आनंदमय कोश के बारे में। बस 5 मिनट और, इसके बाद फिर प्रीति हाँ जी, बताइए आनंदमय कोश के बारे में, टाइप कीजिए बाकी लोग। इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था सर। मैं कौन बताएगा? ध्यान कब देंगे, एग्जाम आ रहा है ना। मैं बताऊं सर, अरुणा बीच में नेट बंद हो गया था मेरा। अच्छा कोई, अरुणा मौर्य जी बताएंगे ना, सबको मौका मिलना चाहिए। सर अरुणा आनंद जी का बताइए। मतलब ही होता है, हाँ जी सर आनंद का मतलब ही होता है प्रसन्नता, आनंद स्वरूप। जब जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन हो जाए, ध्यान मग्न हो जाए, तब आनंद मतलब तब जब तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाए, तो जो आनंद आता है उसके लिए कहा गया है। आनंदमय कोश के बाद क्या होता है? सर खुद को सर सच्चित आनंद स्थिति हो जाती है, चिदानंद रूप शिव हम शिव, वो वाली स्थिति। केवल ये बोल सकते हैं आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, साक्षात्कार हो आत्मा और जाता है। परमात्मा का। ओके ओके ओके। ऋचा बंद किशोर यादव जी, आप बताएंगे सृष्टि कर्म सीरीज में बाकी लोग टाइप कीजिए, पहले देखते हैं कौन टाइप करता है। हेलो, हाँ बताइए ऋचा जी, बताइए सृष्टि कर्म बताएंगे है ना सीरीज में। सर मैंने इसको लिखा नहीं तो मेरे को याद नहीं, मैं दूसरी चीज बता दूं, वो जो अष्ट चक्र थे वो बता दूं मैं। ठीक है बता दो। अष्ट चक्र में हमने पढ़ा कि वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, शैतान और एक था वो मेरे को याद नहीं है। फिर इसके हमने बीज मंत्र पता करा था, तो मूलाधार का था लम, स्वादिष्ठान का वम, मणिपुर का रम, अनाहत का यम, विशुद्धि का अहम हम, और आज्ञा चक्र का ओम था। फिर इनके दल भी पढ़े थे, तो मूलाधार का 4 दल था, स्वादिष्ठान का 6, मणिपुर का 10, अनाहत का 12, विशुद्धि के 16 और आज्ञा चक्र के 2। फिर हमने इसके अष्टांग पढ़े थे, तो मूलाधार के अंतर्गत हमारा यम आता है, स्वादिष्ठान के नियम आते हैं, मणिपुर के आसन आते हैं, अनाहत के हमारे प्राणायाम है, विशुद्धि का प्रत्याहार, आज्ञा का धारणा और सहस्त्र का ध्यान, और जो लास्ट थी उसमें की अवस्था आती है। अच्छा मेघा पाठक जी, अष्टचक्र कौन कौन से, सिर्फ ये बताइए। इन्होंने कोई बात नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। मेघा पाठक जी, काजल जी सर, सबसे पहले है मूलाधार, फिर मणिपुर, स्वादिष्ठान, फिर उसके बाद है अनाहत, विशुद्धि, और फिर आज्ञा चक्र है, फिर मनस चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र। बहुत बढ़िया, बाकी लोग Thank टाइप कीजिए। अनीता पेडनेकर जी, सृष्टि कर्म बताएंगे आप सीरीज में। टाइप हाँ जी बताइए। सृष्टि का क्रम बहुत लोगों ने टाइप किया, ब्रह्मा, आपने मैसेज देखा होगा तो। ब्रह्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधिया, अन्न, वीर्य, पुरुष। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने ये
आज देखा सारे टॉपिक, बहुत बढ़िया, सारे लोग अच्छे से समझ लिए, किन्हीं को कोई परेशानी तो नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, शांति पाठ कर लेते हैं, जिनके भी कोई प्रश्न होंगे वो पूछ लीजिए। नमस्ते। विकास राणा जी शांति पाठ कराएंगे।